मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खाली करना। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपको? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर बढ़ता है, ऐसा मैं बढ़ूंगा। शासन में हूँ, विधायक का नाम है, शासन में हूँ, विधायक का नाम है। अब तुम्हारे टीम में विधायकों का पैदा किया, समझे? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शहर शहर नगर नगर गांव गांव में भिखारी घूम रहे हैं। कृपया करके अपने घरों के दरवाजे बंद करके गेट पर डंडे लेकर खड़े हो जाएं। ये भिखारी बीजेपी सपा बसपा के हैं जो वोट मांगते फिर रहे हैं। कोई साधु के भेष में घूम रहा तो कोई मौलवी के। तो मैं आपको ये बताने आया कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं। सरल भाषा में कहूँ तो लुटेरों के गिरोह। और लूटने में नेताजी लगे हैं, नेताजी की पत्नी लगी है, उनका बेटा लगा है और बेटे की भी पत्नी लगी है। ऐसा कर करके पूरा खानदान लूटने पर लगा है। और वो लोग इस देश को लूट रहे हैं जो ठेठ अनपढ़ हैं। देश के करोड़ों हायर डिग्री वाले शिक्षित लोगों पर राज कर रहे हैं। जिन पुढ़ारियों का राजनीति का राह पढ़ाना नहीं आता, वो हम पर शासन करते हैं। जिन नेताओं पर कभी टूटी साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज उन पर हजारों करोड़ की संपत्ति है। कहाँ से आई? लूट से आई। मैं मेरे ही तहसील के विधायक का किस्सा बताता हूँ बिना नाम लिए। वो विधायक 15-20 साल पहले दूसरे की साइकिल पर बैठकर यानी लिफ्ट मांगकर मजदूरी करने जाता था। ठेठ अनपढ़ है, राजनीति का राह नहीं जानता, लेकिन आज उस हरामखोर पर लाखों करोड़ की संपत्ति है। ऐसे सैकड़ों नेता मिल जाएंगे, पूरे देश में कहीं भी देख लो, हर जगह पर ऐसे नेता मिल जाएंगे। ये पूरी राजनीति एक मोटर गाड़ी की तरह है। इसमें हर 5 साल बाद एक ड्राइवर बदलता है, दूसरा आता है। होता क्या है, पुरानी सरकार ने हिंदुस्तान को खड्डे में फेंक दिया तो नई सरकार आएगी, खड्डे से निकाल कर खाई में फेंक देती है। पुरानी सरकार ने अगर विदेशी कंपनियों को बुलाकर हिंदुस्तान के बाजार खोले तो उसमें हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग बंद हो गए, 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा कि नई सरकार आएगी, उन बंद पड़े उद्योग को फिर चालू करेगी, तब वो गुड गवर्नेंस कहलाएगी। लेकिन कर क्या रही है नई सरकार? बोलती है पुरानी ने अगर 3 लाख उद्योग बंद कराए तो हम 6 लाख और कराएंगे। अगर पुरानी ने 20 विदेशी कंपनी को बुलाया तो हम 50 और बुलाएंगे। अगर पुरानी सरकार ने आधे देश को बेरोजगार बनाया तो हम पूरे देश को बेरोजगार बना देंगे। ऐसा करती है नई सरकारें। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को बुलाकर प्राइवेटाइजेशन करने पे लगे हैं। ये देश देश घूमते हैं और कहते हैं आओ आओ हमें लूटो, हम लूटने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार है। ये हमें दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल पर झगड़ा करते हैं, लेकिन अंदर अंदर कोई झगड़ा नहीं है इनमें। समझौता कर रखा है इन्होंने, तुमने जितना देश बेचा उससे ज़्यादा हम बेच देंगे। हम एक सरकार लाते हैं, वो गलतियाँ करती है, दूसरी लाते हैं, वो उससे ज़्यादा गलतियाँ करती है। तो अगर यही करना है इन सरकारों को तो सरकार बदलने का नाटक क्यों करते हैं? तुम सब मिलकर एक ही खानदान क्यों नहीं बना लेते? हिंदुस्तान के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो कि हम अलग खानदान के, हम अलग खानदान के, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल। ये सब एक कर दो। अगर पुरानी सरकार की नीतियों को ही तुम्हें चलाना है तो काहे को ये नोटंकी और तमाशा करते हो? लेकिन जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता जा रहा है वैसे ही लूटने का तरीका भी स्मार्ट होता जा रहा है। इसलिए इन्होंने अलग अलग गुट बना लिए। आप जानते हैं अंग्रेजों ने इस देश को कैसे तोड़ा था? साम दाम दंड और वेद से। तो साम से तोड़ नहीं पाए, दंड से तोड़ नहीं पाए, भेद की नीति बराबर चली। और भेद क्या था? समाज के हर स्तर पर पूरे समाज को बांटकर हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। जो भेद की नीति अंग्रेजों ने अपनाई वही भेद की नीति आज ये राजनीतिक पार्टियां अपना रही हैं। घर घर में क्राइसिस खड़ी हो रही हैं। बाप अलग पार्टी का समर्थन कर रहा तो माँ अलग पार्टी की, तो बेटा अलग पार्टी का समर्थन कर रहा। मेरा दर्द जो है वो ये है कि समाज टूट रहा है, उस पर ये राजनीति चल रही है। समाज में विभाजन हो रहा है, घर घर में टूटन हो रही है, उस पर ये पॉलिटिक्स चल रही है। अगर ये पॉलिटिक्स किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती तो हमारी समझ आती, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही रह गया है कि किसी तरह सत्ता सुख भोग लो। ज़्यादा से ज़्यादा हम पर क्या हो जाएंगे? दाएं बाएं खड़े हाथी जैसे ब्लैक स्लग कमांडो हो जाएंगे। 30 गाड़ियाँ आगे चलेंगी, 30 गाड़ियाँ पीछे चलेंगी, बीच में ढाऊ ढाऊ हुटर मारती एक गाड़ी हो जाएगी। हजारों करोड़ की लूट मार के करोड़पति हो जाएंगे। किसी भी देश में एमपीज को रहने के लिए घर नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ महल दिए जाते हैं। एक नहीं, वो भी 2-2 महल दिए जाते हैं। बाकी किसी देश में नहीं दिए जाते कुछ भी, ना ब्रिटेन में, ना स्वीडन में, ना फ्रांस में, ना अमेरिका में। अब इनको हम कहते हैं कि भैया समाज सेवा कर रहे हैं। ये समाज सेवी है, ये समाज सेवी नहीं है। तनख्वाह लेने वाले सब के सब क्लर्क हो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी पार्टी या नेता अपना नहीं हो सकता। इन नेताओं का एक ही खेल है, पैसा बनाओ कुर्सी पे आओ, फिर पैसा बनाओ कुर्सी पे आओ, कुर्सी पे आओ फिर पैसा बनाओ और लूट कर अपने घरों में भर लो और स्विस बैंकों में भर जाओ।
यही धर्म है इनका। कोई सिद्धांत नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है, लूटो लूटो बस लूटो, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश में मैं आज अपने कानों से सुनता हूँ कि आज अलाना पार्टी का मंत्री आ रहा, आज फलाना पार्टी का मंत्री आ रहा। अब जरा पूछे इनसे कि इतनी बड़ी रैली करने के लिए, इतनी बड़ी सभा करने के लिए ये पैसा कहाँ से आ रहा। अगर थोड़ा हम सोचे तो हम जो टैक्स का पैसा देते हैं, ये सरकारें टैक्स बढ़ाती जाती हैं, हम बड़ी ही श्रद्धा के साथ टैक्स देती जाते हैं, और वो विकास के काम में ना लगकर इन नेताओं की तिजोरियों भरता है। और कुछ महान लोगों की रिसर्च के अनुसार पिछले 70 से 72 सालों में 150 लाख रुपए की लूट हो चुकी है। ये नेता और अधिकारी विदेशी बैंकों में जमा कर दिए उन सभी पैसों को। स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा है इनका, उसी हराम के पैसे पर ये हरामखोरी करते हैं। 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ जिसमें 17,000 लोग मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी पर मुकदमा करके 15,000 करोड़ रुपए वसूल लिए और फैसला सुनाया कि जिनके घर लोग मरे उनको बांट दिया जाए, लेकिन ये नेता अधिकारी उसे भी खा गए। आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे देश के नेता और अधिकारी इतने हरामी हैं कि किसी का कफन बेचकर भी खा सकते हैं। इतने निकृष्ट और नराधम किस्म के लोग मैंने कभी देखे नहीं। पूरी दुनिया में इतने भ्रष्ट, इतने हरामी, इतने नराधम, इतने निकम्मे अधिकारी और नेता शायद ही किसी देश में होंगे। एक सर्वेक्षण हुआ था, किस देश की नौकरशाही, किस देश के सबसे ज्यादा ईमानदार नेता है और किस देश के सबसे ज्यादा बेईमान नेता है। तो एक देश है सिंगापुर, उस देश के नेता और अधिकारी सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, और एक देश है भारत जिसके नेता सबसे ज्यादा बेईमान, सबसे ज्यादा निकम्मे, सबसे ज्यादा हरामखोर और सबसे ज्यादा नराधम, सबसे ज्यादा लंपट, सबसे ज्यादा चिरकुट, और ये सारी नोटंकी और तमाशा लोकतंत्र के नाम पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाला है तो हर रोज आत्माएं भटक रही हैं, आती है, स्पीच देती हैं, चली जाती हैं, और ज्यादातर पुढ़ारी तो ऐसे हैं जिन बिना स्क्रिप्ट के भाषण नहीं दी जा सकते। अगर देंगे तो कहेंगे हमें वोट दो, हम सड़कें बनवाएंगे, नालियां बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे। सड़कें ऐसी होंगी जो 5 साल में टूटनी ही टूटनी है, क्योंकि अगली बार सत्ता में आने के लिए उसी सड़क को फिर से रिपेयर भी तो करवाना है, तो उसके लिए कोई बहाना चाहिए। तो ये बहाना बहुत अच्छा है कि कम पैसा लगाओ, सड़कें तोड़वाओ, फिर से बनवाओ, फिर से सत्ता में आओ, फिर से सड़कें बनवाओ, फिर से तोड़वाओ। इलेक्शन पास आता है तो ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, दारू की बोतल बंटवाते हैं, पैसे भी बंटवाते हैं। मुन्नाने वोट दिए नहीं जा रहे, खरीदे जा रहे हैं। हमारे समाज की सबसे खराब बात यह है कि कोई मंत्री आता है तो उसको देखने के लिए लोग ऐसे भागते हैं जैसे कोई भगवान का दूत उतर आया हो। आप हमारे महामहिम राष्ट्रपति के बारे में भी थोड़ा जान लो कि उनके काम क्या क्या है। आखिर अगर किसी को मेडल बांटना हो, इनाम बांटना हो, ये चक्र वो चक्र, ये इनाम वो इनाम, उसके साथ सर्टिफिकेट देना हो, तो वो ये काम है उनके। या तो कहीं उद्घाटन करना हो, रिबन काटना हो, ये काम है उनका। या कोई विदेशी प्रतिनिधि आया, उसके साथ मुलाकात करनी हो, हाथ मिलाना हो, बड़ा भारी काम है। और हाथ मिलाने के काम में क्या होता है, वो बाहर का प्रतिनिधि एक फाइल उनके हाथ में पकड़ाता है, दूसरी हाथ से वो फाइल पकड़ाते हैं उसको। बड़ा भारी काम चलता है, ये बहुत मेहनत लगती है इस काम में। ये काम पूरे दिन चलता है, कई महीने चलता है। माने जिस व्यक्ति के पास सबसे कम काम है उसको सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है इस देश में। जो आदमी किसानी करता है, खेती करता है, वो आज भूखा मरता है इस देश में। ये हमारे लोकतंत्र की हालत है। राष्ट्रपति के साल की 60 लाख रुपए तनख्वाह होती है और 27 करोड़ रुपए खर्च करने को मिलते हैं। तो मेरी तकलीफ ये है कि राष्ट्रपति साल का 27 करोड़ खर्च करे और यहाँ देश में हजारों लोग भूखे मरे। ये मंत्री एक दिन में लाखों खर्च करें और यहाँ 20 रुपए खर्च करने को ना मिले। इन सभी समस्याओं का एक ही सोल्यूशन, वो ये है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, MP या MLA, इन सबको देश की सेवा फोकट में करनी होगी। तब तो राजनीति में आओ, वरना अपने घर बैठो। ये तनख्वाह लेकर, TA, DA, HRA लेकर भारत माता की सेवा होती है क्या? ये नेता आते हैं हमारे सामने, कहते हैं हमको देश की सेवा का एक मौका दो। ऐसे ही कहते हैं ना कि देश की सेवा करनी है, एक मौका दो। भारत माता की सेवा करनी है, एक मौका दो। अपनी मैया की सेवा करने के लिए कोई तनख्वाह मांगता है? आप अपने घर में अपनी माँ की सेवा करते हो, मान लो पैर दबाते हो अपनी माँ के, तो अपनी अम्मा से कहते हैं TA दे मेरा, DA दे मेरा, सैलरी दे मुझको और हर साल बढ़ा के दे, क्योंकि मैं तेरे पाँव दबा रहा हूँ। अपनी माँ की सेवा करने के लिए कोई तनख्वाह मांगे तो उससे फालतू और फिजूल आदमी कोई हो नहीं सकता। और ये मंत्री भारत माता की सेवा कर रहे हैं और TA, DA मांगते हैं। इन बेईमान नेताओं से पूछो जरा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह ने कितनी तनख्वाह मांगी देश को आज़ादी लाने के लिए, तो इनको क्यों चाहिए? आपको मालूम है इनके लिए यात्रा करनी फ्री है, चाहे बस की, रेल की या प्लेन की हो। घर फोकट में मिलता है, बिजली फोकट में मिलती है, पानी फोकट में मिलता है, खाना और कपड़े की व्यवस्था करा देंगे। आप समाज सेवा तो करो, हर जिंदगी जीने वाली चीज़ों की व्यवस्था समाज करेगा, तो तनख्वाह क्यों चाहिए फिर?
जिनको चाहिए वो धंधा करे, बिजनेस करे अपना। ये राजनीति पैसे कमाने के लिए थोड़ी है, ये राजनीति को देश के लोगों ने खून से सींचा है भाई साहब। भगत सिंह का खून लगा है, उधम सिंह का खून लगा है, 7,32,780 क्रांति वीरों ने खून दिया है इस राजनीति को सींचने के लिए। कोई धंधा करने के लिए नहीं है राजनीति, ऐसे लूटने नहीं देंगे, विरोध करना होगा। तो मैं आपसे न वोट मांगने आया न नोट मांगने आया, मैं आपका संविधान चाहता हूँ। तो करना क्या है, दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा अपने देश के लिए दो, क्योंकि देश रहेगा तभी हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारी इच्छाएं और अनिच्छाएं रहेंगी। आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है और बहुत सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चल सके कि देश में क्या चल रहा है। थोड़ा आप प्रयास करो, थोड़ा मैं करता हूँ, शायद कुछ सालों में कोई परिवर्तन आए, ऐसी अभिष्ट की कामना करके आपके पास आया हूँ। आपने बड़े ध्यान शांति से सुना, आपका आभारी हूँ। इन बातों को किसी और को सुनाएंगे तो और भी आभारी रहूँगा। कुछ बातें मैंने ऐसी कही हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और वीडियो को यहीं ख़त्म करके जाता हूँ। धन्यवाद।